नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, भाग 2 की परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, क्या अंक होंगे, कितना समय मिलेगा, इस सब पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, प्रत्येक प्रश्न को समझें, ताकि परीक्षा से पहले आप प्रश्न पत्र के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान चुके हों। पिछले वीडियो में हमने पूरा आपको अंक योजना बताई थी। उस अंक योजना के आधार पर यह जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, ये 40 अंकों का मिलेगा। जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आपको चाहिए कि आप प्रश्न पत्र को बड़े गौर से पढ़ें। उसके आरंभ में जो निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को भी हमें पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो निर्देश हमें बताते हैं कि प्रश्न पत्र को हमें किस रूप में हल करना है। नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पार्ट 1 की जो परीक्षा थी वो बहुविकल्पीय थी, और यह जो पेपर होगा ये वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा यह 2 खंडों में विभाजित है। पूरे प्रश्न पत्र में आपको केवल 9 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए हुए हैं, आपको उन विकल्पों में से जैसा निर्देश दिया गया है उस हिसाब से प्रश्नों का उत्तर देना है। कहीं 3 विकल्प होंगे, उनमें से 2 का उत्तर देना होगा। कहीं 2 विकल्प होंगे, उनमें से 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा। सबसे पहले खंड क। अब ये खंड क कहां से आया? खंड क का जो प्रश्न है वह प्रश्न है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से लेकर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। 3 शीर्षक कौन से दिए हैं? बारिश की वह सुबह, मेरे बगीचे में खिला गुलाब और विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर आप 5 अंकों के लिए लगभग 150 शब्दों में एक लेख लिखेंगे। देखिए, ये जो तीनों शीर्षक हैं, ये तीनों के तीनों शीर्षक बिल्कुल नए विषय के लिए है, और अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको ये बताया भी गया है कि आप नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन कैसे करेंगे। तो ये आपके लिए नया और अप्रत्याशित विषय है, माने इसको कोई पहले से ये नहीं बता सकता है कि किस विषय पर आपको ये लेखन करने के लिए कहा जाए। तो 5 अंक का ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है पत्र लेखन का। औपचारिक विषय पर पत्र लेखन आपके पाठ्यक्रम में है। तो देखिए, पत्र के लिए प्रश्न आया है 5 अंक के लिए। आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यहां पर किसको पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है? समाचार पत्र के संपादक को। अब आप अभिव्यक्ति और माध्यम में जब आपने पाठ पढ़ा होगा औपचारिक पत्र लेखन के बारे में, तो वहां आपको बताया गया होगा, आपने अभ्यास किया होगा कि कैसे आप संपादक को पत्र लिखेंगे, कैसे आप किसी अधिकारी को पत्र लिखेंगे, कैसे आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे, अथवा अन्य अधिकारियों के लिए या जहां पर भी पत्र लिखने की संभावना है, वो आपको सारा का सारा समझाया गया है। अथवा क्या करना है, आप निवासी कल्याण संघ अर्थात रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बद्रप्पा हैं। RWA के आप अध्यक्ष हैं। आपको नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को चिट्ठी लिखनी है, और उस चिट्ठी में उनसे अनुरोध करना है कि आपके क्षेत्र का जो पार्क है उसका ठीक तरीके से विकास किया जाए। अब आप चाहे तो पहला पत्र लिख सकते हैं विद्यालय के खेल कप्तान के तौर पे, और चाहे तो आप दूसरा पत्र लिख सकते हैं मुकेश बद्रप्पा के तौर पर। तो इन दोनों में से आपको 5 अंक के लिए एक पत्र लिखना पड़ेगा। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है वो 20 अंक की है। इसके लिए 5 और 5 10 अंक आपके हो चुके हैं। 5 अंक में आपने अप्रत्याशित और नए विषय पर लेखन किया है। अगले 5 अंक में आपने पत्र लिखा है, 10 अंक हो गए। अगला प्रश्न है तीसरा, 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 5 अंक के लिए यह प्रश्न है, लेकिन ये 5 अंक कैसे हैं? 3 अंकों का एक प्रश्न होगा और 2 अंकों का एक प्रश्न होगा। तो पहला जो प्रश्न है वो 3 अंक का है।
कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। आपने कहानी लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़ा हुआ है, तो वहां आपको बताया गया होगा कि पात्रों का चरित्र चित्रण क्या होता है, उनकी क्या अहमियत होती है। तो यही प्रश्न आ गया है कि कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है। या तो आप इसका उत्तर लिखें, अथवा नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है। अभिव्यक्ति और माध्यम में नाटक को लेकर भी एक पाठ था, नाटक का व्याकरण। तो यहां से 3 अंक के लिए आपको एक प्रश्न मिल गया। इन दोनों में से आपको एक का उत्तर लिखना है। और 2 अंक के लिए जो प्रश्न है वो है, समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए। माने टाइम का जो लिमिट है वो यूं तो हर कार्य के लिए निर्धारित होती है, आवश्यक भी है, लेकिन नाटक के संबंध में समय का क्या बंधन है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अथवा कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 5 अंक आपका ये हो गया। और अगला भी 5 अंक का जो प्रश्न है वो अभिव्यक्ति और माध्यम से ही है। यहां पर 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 3 अंक के लिए, और अगला आपको 2 अंक के लिए उत्तर लिखना है। तो पहला जो 3 अंक का प्रश्न है वो ये है, माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। अभिव्यक्ति और माध्यम में पत्रकारीय लेखन के लिए एक पाठ है जो आपको पढ़ाया गया था, उस पाठ में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। आपको उस पुस्तक को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए ताकि आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएं। इस प्रश्न के विकल्प में दूसरा प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, समाचार को कैसे लिखा जाता है? तो या तो आप ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर दें अथवा नीचे वाले प्रश्न का उत्तर दें। तो 3 अंक के लिए ये प्रश्न हो गया। और 2 अंक के लिए आपका प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर भी आपको ख में बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बारे में बताना है, अथवा स्तंभ लेखन क्या है यह स्पष्ट करना है। तो 2 अंक के लिए ये हो गया। खंड का जो आपका है वो 20 अंक के लिए है और पूरे तरीके से अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित है। अब खंड ख आएगा आपके सामने, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक आपकी अंतरा है और पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल है। अब यहां से प्रश्न शुरू होंगे, कैसे देखिए। लिखा है पहला प्रश्न जो होगा अंतरा से, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। अब 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 50-60 शब्दों में लिखने हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 50-60 शब्दों में लिखने हैं। 3 अंक का एक प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। अब काव्य सौंदर्य क्या होता है? किसी भी पद्य में कौन सा रस है, कौन सा विशेष अलंकार है, भाषा कैसी है, और वहां पर यदि कोई काव्य शास्त्रीय विशेषता है तो उसको लिखना होता है। पुलक शरीर सभा में ठाणे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहते अधिक कहूं मैं कहा। अब इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो है तुलसीदास जी का जो पाठ हमारे पाठ्यपुस्तक में है, भरत राम प्रेम, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो आप लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्तियों में चौपाई नामक छंद है, भाषा अवधि है, नीरज नयन इसमें रूपक अलंकार है, कमल नयन, कमल जैसे नयन लेकिन जैसे नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपमान का उपमेय में आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। देखिए, न वर्ण की भी आवृत्ति है, र वर्ण की भी आवृत्ति है, म वर्ण की भी आवृत्ति है और क वर्ण की भी आवृत्ति है। तो इन आवृत्तियों के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर जरूर लिखेंगे कि यहाँ पर भरत और राम के बीच का जो प्रेम है उस प्रेम का
बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। इस तरीके से ये 5-6 पॉइंट आपके हो जाएंगे काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने। तो आप या तो इस प्रश्न का उत्तर दें अथवा आशय स्पष्ट कीजिए। ये व्याख्या भाग है। क्या? जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिलपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवणहि, सूनल श्रुति पथ परस न गेल। आप इन पंक्तियों का आशय भी लिख सकते हैं, जिसे व्याख्या कहते हैं। तो व्याख्या में संदर्भ और प्रसंग दोनों चीजें लिखी जाती हैं। आशय में संदर्भ और प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आप एक लाइन में जब इसका आशय लिखना आरंभ करें तो संकेत वहां पर कहीं न कहीं दे दें, ये कहां से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। इस प्रश्न में जो 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, उनमें से क और ख हो गया। तीसरा है 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 12 मासा में किस विषय की चर्चा की गई है, उसके बारे में यहां पर स्पष्टता मांगी गई है। तो इन 3 प्रश्नों में से क ख ग, इन 3 विकल्पों में से आपको किन्हीं 2 विकल्पों का चयन करना है और आपको उत्तर लिखना है। 6 अंक के लिए ये 2 प्रश्न हो गए, 3-3 अंक के 2 प्रश्न। तो अभी 2 अंक का प्रश्न और है। क्या? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए और ये 2 अंक का प्रश्न है। 2 विकल्प आपके सामने हैं। अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। आपने अंतरा में जो कविताएं पढ़ी हैं उनमें से कौन सी 2 कविताएं आपको अच्छी लगी और उनमें जो अलंकारों की स्थिति थी उस अलंकारों की स्थिति का आपको वर्णन करना है और कैसे वहां पर कविता और सुंदर बन गई थी ये बताना है। अलंकारों का महत्व यही हो सकता है कि कविता और सुंदर बन जाए, अथवा वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं, गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो ये 2 अंक का आपका एक प्रश्न होगा। इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना हो। ये था काव्यखंड। अब है गद्यखंड, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखें तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दें। बड़ा सरल प्रश्न है। जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा ने ये जो लिखा हुआ था जिसको आपने पढ़ा था, इसके लिए क्या कोई दूसरा शीर्षक हो सकता है? अगर हो सकता है तो उस शीर्षक का नाम लिखिए और वो आपने क्यों चयन किया, उस शीर्षक को आपने क्यों रखा, इसके लिए अपने तर्क दीजिए। अथवा असगर बजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। असगर बजाहत ने जो लघु कथाएं 4 लिखी थी, शेर पहचान, साझा और 4 हाथ, इनमें से कौन सी लघु कथा आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, ये आपको बताना है। बहुत सरल ये प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हैं। और क्योंकि 2 प्रश्नों का हल करना है तो 3 विकल्प हैं। क्या? तीसरा विकल्प है पारो और संभव में से आप किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर उस पात्र की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। आप दूसरा देवदास जो पाठ है उसके आधार पर इन पात्रों की मन स्थिति का वर्णन करिए, अर्थात इनके मन में क्या क्या चल रहा था, क्या सामने आया, क्या नहीं आ पाया, ये सब आपको स्पष्ट करना है दूसरा देवदास पाठ के आधार पर। 3 अंक का हो गया। अब 2 अंक का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। व्यापार यहां भी था, ये दूसरा देवदास पाठ से लिया हुआ डायलॉग है। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का क्या आशय था उसको स्पष्ट करना है। अथवा जहां कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पर औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है इसको बताना है। मुझे लगता बहुत ही सरल है। जहां कोई वापसी नहीं, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। 30-40 शब्दों में लिखना है। 2 अंक के लिए प्रश्न है। अब बचा अंतराल। अंतराल से भी आपको 4 अंक के प्रश्न आने हैं। तो देखिए अंतराल के प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में दीजिए। 4 अंक के लिए ये 2 प्रश्न होंगे। 2 अंक का एक प्रश्न होगा। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है? पहला। और दूसरा है 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के सालों में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे से निकल जाता है। लेकिन हम
जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। अब इसके आधार पर प्रश्न क्या है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में अपने विचार इस पर। अब आपने अपना मालवा जो पढ़ा होगा तब आपको इसके बारे में आप पूर्व परिचित होंगे कि किस तरीके से विकास की जो औद्योगिक सभ्यता है, तो आपको उस परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो पहला प्रश्न, क विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की? दूसरा प्रश्न ये हो गया। और तीसरा प्रश्न है, शरद में ही हर श्रृंगार फूलता है। पितरपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी, तो खड़ी बोली हुई गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उन पर गिन पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक लेकिन सहजता अकर्मक की है। इस कथा के केंद्र में क्या है ये बताना है। किसके बारे में ये कथा थी इसके बारे में बताना है। और इन पंक्तियों का विशेष आशय बताते हुए आपको उत्तर लिखना है। अब इन 3 प्रश्नों में से जो क, ख और ग में दिए हुए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये जो आदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई ने उपलब्ध कराया है, तो इस प्रश्न पत्र के आधार पर आप अपनी तैयारी करें। 2 घंटे आपको समय मिलेगा, 40 अंक का पेपर होगा। कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 खंडों में विभाजित होंगे। हर जगह आपको विकल्प मिलेंगे। अगर 3 प्रश्न दिए गए हैं तो 2 के उत्तर आपको लिखने हैं, 2 दिए गए हैं तो 1 का उत्तर आपको लिखना है। सबके अंक दिए हुए हैं। 20 अंक आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है और 20 अंक में आपका अंतरा और अंतराल 2 पुस्तकें आती हैं। 8-8 अंक का काव्य और गद्य खंड है, 4 अंक का अंतराल है। तो जब भी आप पाठ पढ़ें, उस पाठ को पढ़ने के बाद आप देखें कि संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं इस पाठ को लेकर, और उन संभावित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। देखिए, जब तक आप पाठ को लगातार नहीं पढ़ेंगे, गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ेंगे और प्रत्येक पात्र, स्थान या घटना पर विशेष ध्यान देते हुए नहीं पढ़ेंगे, तब तक पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको बहुत सरल ये पाठ है। मुझे लगता है केवल काव्य खंड ऐसा है जिसके लिए आपको शिक्षक की विशेष आवश्यकता है। गद्य खंड और अंतराल और अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ पर आप स्वयं अपनी रीडिंग के द्वारा भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो आपके समझ में नहीं आता है आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करने के लिए संकल्पबद्ध हो सकते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जिज्ञासा का उचित समाधान आपको दे पाऊं। आप मुझसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।